हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझको तो जानते हो ना, क्या फिर से बताना पड़ेगा? मैं डॉक्टर एलसी ठाकरे। आज हम जो इसके पहले पढ़ा चुके हैं उसके बाद का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं परमाणु संरचना के अंतर्गत। और आज हम पढ़ेंगे हुंड का नियम, अबोव का नियम और पाउली का नियम। और ये तीनों ही नियम जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम 2 या 1 नियम तो आना ही आना है, 101% मान के चलिए। इसलिए इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिए। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले हुंड का नियम। हुंड के नियम के अनुसार क्या था, सन 1925 में, देखो परीक्षा में आपको ये सन याद रखना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लो आपने सन याद नहीं रखा तो गलत मत लिखिएगा, नहीं याद है तो छोड़ दो, लेकिन अगर जहां तक के हो सके याद करना है। आप देख रहे हो ना, मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूं, लेकिन क्या होता है कभी कभी पाउडर लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्टनेस बढ़ाना है हमको, अपने चेहरे को और स्मार्ट करना है, इसलिए हम पाउडर लगा लेते हैं। तो वैसे ये जो सन वगैरह जो हम लिखते हैं ना, ये जिस प्रकार पाउडर हमारे चेहरे की सौंदर्य को बढ़ाता है, उसी प्रकार ये जो हमारे टॉपिक है इस टॉपिक के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, और जिसमें नंबर कटने का चांस नहीं रह जाता। तो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको हुंड का नियम। हुंड ने सन 1925 में एक नियम प्रतिपादित किया था जिसे हुंड का अधिकतम बहुलता नियम कहते हैं। इसका नाम क्या है? अधिकतम बहुलता नियम। इसके अनुसार क्या होता है, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनता जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाए। अर्थात पहले ऑर्बिटल में क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तत्पश्चात उन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? सन 1925 में हुंड ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हुंड का अधिकतम बहुलता नियम कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं बनता जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाए। अर्थात पहले क्या करते हैं, हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद उन इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम पी ऑर्बिटल लेते हैं तो पी ऑर्बिट में 3 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। जैसे मान लो हम यहाँ पर पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, ये 3 हो गया, यहाँ हो गया पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर मान लो किसी भी परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें जाता है नहीं है। पी की बात कर रहे हैं, अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वितरण। अब इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे? जैसे पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो केवल यहां पर कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसी प्रकार अगर 2 है तो यहां पर हम यहां पर पी एक्स, पी वाई, पी जेड सभी में वैसी रहेगा। यहां पर 1 आ गया तो इसी ऑर्बिटल में फिर से 1 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे बल्कि वो दूसरे में जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 है तो यहां पर 1 आएगा, यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा। अब तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए। अब यदि मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में तो क्या हो जाएगा? यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन पहले से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें आएगा, इसका जोड़ा बना देगा। उसी प्रकार अगर 5 है इलेक्ट्रॉन की संख्या तो यहां पर अब क्या होगा, इसमें ऑलरेडी पेयर में है, यहां पर अब इसका पेयर बनेगा। फिर 6 हो गया
तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरे, फिर इसका पेयर बनाए, फिर इसका पेयर बनाए, इसका पेयर बनाए। तो इस प्रकार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद जब पूरे के पूरे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए तब हम क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का या उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाना चालू कर देते हैं। यही होता है हुंड का नियम। इसको अधिकतम बहुलता नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम स्पष्टीकरण में दे सकते हैं। पहले हुंड का नियम लिख दिए, फिर स्पष्टीकरण में पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को दर्शाते हुए दे सकते हैं। इसमें कुछ डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ देता है, कोई परमाणु का नाम दे देगा, जैसे बोलेगा क्रोमियम Cr का इलेक्ट्रॉनिक वितरण देते हुए हुंड के नियम की व्याख्या करो। या कभी पूछ देता है Cu, इसका 24 होता है, इसका 29 होता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक वितरण दर्शाते हुए हुंड के नियम की व्याख्या करो। तब ऐसे स्थिति में हमको स्पष्टीकरण तो देना ही है। स्पष्टीकरण देने के साथ साथ फिर हमको क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देंगे और उसके बाद में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का क्या कर देंगे, वितरण भर देंगे। कैसे इलेक्ट्रॉनिक वितरण, चूंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट है तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो गया। फिर तीसरी कक्षा में जाएगा तो 3s2 3p6 और ये हो जाएगा 3d4 और 4s2। ये होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये जो है, मैं आगे नियम बताऊंगा, अबोव नियम, ये अबोव नियम का अपवाद होता है। क्योंकि यहां पर ये जो इसकी ऊर्जा होती है, एस ऑर्बिटल की ऊर्जा, ये डी ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम होती है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा न हो करके क्या होता है, ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 हो जाता है और ये 4s1 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले भी पढ़े हैं, जब किसी ऑर्बिटल में या तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो या दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हो, तब वो जो ऑर्बिटल जो होता है वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, क्योंकि डी में कितने खंड होते हैं, 5 होते हैं ना, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर सभी में भरा जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये कक्षा पहली है। हालांकि इसकी ऊर्जा इससे ज्यादा है, लेकिन कक्षा पहले आती है, इसलिए क्या करते हैं, इसको ये एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ये इसका कॉपर का सही विन्यास है, तो सॉरी क्रोमियम का। कॉपर का विन्यास भी वैसे ही होता है, सेम टू सेम, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। यहां पर क्या होगा, देखो ये 1s2 2s2 2p6, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 3s2 3p6 और ये 3d में क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए और फिर 4s2 होना चाहिए। यहां पर 3s2 3p6 3d9 और 4s2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या हो जाता है, सेम जैसे यहां पर हुआ, ये 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, फिर ये हो गया 3s2 3p6, ये 3d10 हो जाता है और फिर क्या होता है 4s1 होता है। ये ऐसा होता है, ऐसा क्यों, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो हम अब इसमें ऑर्बिटल में वितरण दर्शाना है, तो पी तक के तो वितरण यहां पर समझ में आ गया आपको। डी का वितरण भरना है, जैसे इसके लिए बात करें हम, तो 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिट, यहां पर कितना हो जाएगा, पहले एक एक भरेंगे ऐसा। ये डी की बात कर रहे हैं, कौन सा वाला, 3D की बात करते हैं। उसके बाद में इनका पेयर बनाते जाओ, तो ये पेयर भर गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 4s में एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इस प्रकार क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देकर के हुंड के नियम के आधार पर हम क्या दर्शा सकते हैं, इसके वितरण को दर्शा सकते हैं। तो यह होता है हुंड का नियम। समझ में आ गया, ठीक, कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अबोव का नियम।
आपको इसका सन मालूम है 1925, बस आपको भूलने की जरूरत नहीं है। वो एक चीज यहां पर भी याद रखना है, ये भी दिया था 1925 में, यानी दो बार आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो 1925 में आफबाउ ने एक नियम प्रतिपादित किया था जिसे आफबाउ का क्रमिक वितरण नियम कहते हैं। इसका नाम क्या है? क्रमिक वितरण नियम। अब नाम में स्पष्ट है क्रमिक वितरण। क्रमिक वितरण, क्रमिक का मतलब क्रमशः वितरण। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, जब हम इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में वितरित करते हैं, मतलब भरते हैं, तो भरने का एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। तो ये कैसे भरते हैं? इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर भरना चाहिए। अब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जैसे जैसे ऑर्बिटल की ऊर्जा में वृद्धि होते जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों का क्या करते जाएंगे? वितरण करते जाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं क्रमिक वितरण नियम। बहुत सिंपल है। कैसे वितरण? देखो, पहले आ जाएगा जैसे 1s में चले गया, उसके बाद में आ जाएगा 2s से चले जाएगा 2p से चले जाएगा 3s से चले जाएगा 3p से चले जाएगा 4s। यहां पर देखो, मैंने अभी हुंड के नियम में आपको बताया था, कॉपर और क्रोमियम का एग्जांपल देके इसी के कारण बताया था। तो यहां पर हो गया 4s के बाद में आता है 3d। तो इस प्रकार इसका क्रम होता है। देखो, इसके क्रम को मैं ऑर्बिटल वितरण में दर्शा करके बता देता हूं। जैसे मान लो यहां पर हो गया s, ये पहली कक्षा होगी 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और ये होगा 7s। यहां पर एक दूसरी कक्षा है, इसलिए क्या हो जाएगा 2p, फिर ये हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा 4p, फिर ये हो जाएगा 5p और 6p। आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। फिर यहां पर आ जाएगा तीसरी कक्षा होती है 3d, ये हो जाएगा 4d, 5d, इसको छोड़ दो इधर, और यहां पर एक आ जाएगा 4f। सभी के काउंट हो गया। अब इसमें वितरण हम दर्शा देंगे तो ये एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, इसलिए ये हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले 1s में चले जाएगा, 1s से सीधा कहां जाएगा? 2s में चले गया, 2s से कहां जाएगा? 2p में चले गया, 2p से कहां जा रहा है? 3s में चले गया। अब 3s से फिर कहां चले गया? 3p में चले गया। 3p से देखो यहां पर क्या आया? 4s में आया, ये 4s में आ गया। 4s से कहां चले गया? 3d में चले गया। आगे हम यहां दर्शा देते हैं, 3d से कहां जाएगा? 4p में, 4p से 5s में, उसके बाद में 4d में, 4d के बाद में 5p में, फिर 6s में। इस प्रकार फिर कहां आ जाएगा? 4f में, f तक हो गया। और आगे अगर बढ़ाना है तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। इसकी ऊर्जा कम है इसलिए पहले आया, इसकी ऊर्जा अधिक है इसलिए इसमें बाद में गया। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर भरना चाहिए। अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, तत्पश्चात क्रमशः अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसलिए इस आफबाउ नियम को क्रमिक वितरण नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आफबाउ नियम। अगला एक नियम होता है, यह भी महत्वपूर्ण नियम है, इसको बोलते हैं पाउली का नियम। इस पाउली के नियम का नाम होता है अपवर्जन नियम। इसका नाम है पाउली का अपवर्जन नियम। एक साल बढ़ा देना, बस एक साल बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1926 हो जाएगा। 1926 में पाउली ने एक महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया था जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। इस अपवर्जन नियम के अनुसार क्या होता है?
किसी परमाणु की एक ही कक्षा में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए उसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि कोई तीन क्वांटम संख्या n l m मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान हो भी तो चौथी क्वांटम संख्या अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या के मान निश्चित भिन्न होंगे। यही होता है पाउली का अपवर्जन नियम। एक बार फिर देख लो, सन 1926 में पाउली ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। इसके अनुसार किसी परमाणु के एक ही कक्षा में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए उसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि कोई तीन क्वांटम संख्या के मान समान हो भी तो चौथी अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या के मान निश्चित ही भिन्न होंगे। आगे समझ में? अब कैसे भिन्न होंगे, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। इसके पहले मैंने क्वांटम संख्या में बताया था पहले वाले पार्ट में, मुख्य क्वांटम संख्या l मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या, m मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, s मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। यहां पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, चलो हिंदी में लिख देते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, और एक और दर्शा देते हैं कक्षा में इलेक्ट्रॉन। ये जानकारी के लिए मेन हमारे पास यही है। तो यहाँ पर यदि मान लो मैं मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 रखूं, यानी कक्षा की संख्या 1 रखूं, हमको मालूम है मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा को इंडिकेट करती है, तो कक्षा की संख्या 1 रहेगी तो L का मान कितना होता है 0, क्योंकि उप कक्षा को दर्शाती है और पहली कक्षा की कोई उप कक्षा नहीं होती। इसको S के द्वारा इंडिकेट करते हैं, इसको K के द्वारा, और ये क्या होता है S। तो चूंकि मैंने बताया था आपको क्वांटम संख्या में n का मान जो होता है l के मान पर डिपेंड करता है। जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मान हमेशा भिन्न होते हैं और किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी दो वैल्यू हो सकती है, +½ और -½ आपने इसके पहले ऐसा ऑर्बिटल में भी पढ़े थे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर मुंडी वाला और एक इलेक्ट्रॉन नीचे मुंडी वाला। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर मुंडी मतलब प्लस और नीचे मुंडी वाला क्या होता है माइनस, इसी को इंडिकेट करता है। तो S की अलग अलग वैल्यू हो गई +½ और -½ तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1s2 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 2, यानी पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, जिनके चक्रण 2 प्रकार के होंगे, एक क्लॉकवाइज और दूसरे का क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार अगर मान लो हम n का मान 2 रख देते हैं तो L के 2 मान आएंगे, 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 0 के लिए इसका मान 0 होगा, और लेकिन इसके लिए ये होगा +½ और -½ तो यहां पर हो जाएगा 2s2 दूसरी कक्षा इसलिए 2, सामने ये कक्षा को इंडिकेट करता है। इसके 2 उप कक्षा होते हैं s और p, तो यहाँ पर इसके लिए इसके 2 मान होंगे 0, -1 और क्या हो जाएगा +1, लेकिन s की वैल्यू -1 के लिए भी क्या होगा +½ और -½ 0 के लिए भी क्या होगा +½ और -½ और +1 के लिए भी क्या होगा +½ और -½ अलग अलग। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p6 और 2 और 6 = 8, यानी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई 8 होती है, जो S में 2 जाते हैं और P में कितने चले जाते हैं 6 चले जाते हैं। तो इस प्रकार किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित किसी भी मतलब कक्षा में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए उनकी चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। अगर 1 2 और 3 के मान समान हो भी गए तो चौथी अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या के मान निश्चित ही भिन्न होंगे, और यही होता है पाउली का अपवर्जन नियम। समझ में आ गया? चलो ठीक।